हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हमें, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ओके, देखिए एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 है। देखिए पहले हम इस क्वेश्चन का यानी कि इसका चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए हमें एक मंदिर दिया है। मान लिया हमारा ये मंदिर है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 15 मीटर। ओके, और एक सड़क के दूसरी तरफ यानी कि इधर एक भवन हमारा कुछ ये। ओके, ठीक, भवन हो गया हमारा और ये हमारा एक मंदिर है। इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, इसको सी और डी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 15 मीटर ऊंचा मंदिर और एक सड़क के दूसरी ओर एक क्या हमारा भवन है। तो 15 मीटर ऊंचे भवन के, सॉरी, 15 मीटर ऊंचे मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया हमें? ये देखिए मंदिर का शीर्ष कौन सा हो गया? ये, और भवन का शीर्ष ये। ओके, यानी कि मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण हमें दिया है वो कितना दिया है? इसको हम ऐसे करके हम मिला देंगे, 30 डिग्री। ओके, और इसके पाद यानी कि इसके पाद का हमें अवनमन कोण जो है वो कितना दिया है? देखिए जो पाद बिंदु होता है यानी कि उसका मतलब होता है जो जो बिंदु जमीन को स्पर्श कर रहा है। ओके, यानी कि बिंदु भूमि पर स्पर्श कर रहा है, तो ये हमारा ये पाद बिंदु हो गया। ओके, अब देखिए मंदिर के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मंदिर का शिखर, ये भवन का शिखर। ओके, अब इसके पाद यानी कि मंदिर के शिखर से ही इसके पाद का अवनमन कोण वो कितना दिया हमें? 45 डिग्री दिया है। तो ये कोण हमें वो कितना दिया है? 45 डिग्री। ओके, देखिए अवनमन कोण हमारा, अवनमन कोण बनना है, अवनमन कोण बनेगा ऊपर की ओर। यानी कि देखिए दो चीज आती है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण अगर वस्तु से हम नीचे से, वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। ओके, तो देखिए यानी कि अवनमन कोण बनना है तो हमारा कुछ ये बनेगा, ये कितना हमारा 45 डिग्री। ओके, अवनमन कोण इस प्रकार से अवनमन कोण। अब देखिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ओके, देखिए ये हमारा 15 मीटर ऊंचे क्या है? मंदिर। और मंदिर के क्वेश्चन में कहा है मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक, अवनमन कोण है यानी कि ये हमारा अवनमन कोण हो गया और ये हो गया उन्नयन कोण। अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होते हैं। अवनमन कोण 45 है, उन्नयन कोण ही हमारा 45 डिग्री होगा। ओके, इसको हम, ये बिंदु रह गया, इसको हम नाम देते हैं ई। अब देखिए, देखिए ये ए से बी तक यानी ये 15 मीटर है तो ई से डी तक यही 15 मीटर होगा। ओके, ये दोनों ऊंचाई आपस में बराबर है, 15 मीटर। अब देखिए जो बी डी है, यानी कि जो बी डी रेखा है और ये जो ए है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि जो बी डी है वो बराबर किससे होगा? ए ई के। ओके, देखिए बी डी ए और ये ए ई आपस में बराबर होगा ना दोनों, तो हाँ ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो हमारा 45 डिग्री वाला, नहीं, ए बी डी। ओके, एक त्रिभुज ए वी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ओके, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? हमारा लंब बटे आधार। ओके, लंब और आधार, ये हमारा लंब हो गया, थीटा के सामने लंब, और थीटा जिससे सटा हुआ यानी कि ये हो गया आधार। ओके, ये लंब हो गया, ये आधार, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है? हमारा लंब बटे आधार। अब थीटा देखिए कितना दिया है, यानी अगर ये वाला त्रिभुज देखे ए बी डी, यानी कि ये वाला त्रिभुज देखे, इसके लिए थीटा में कितना दिया है? 45 डिग्री। ओके, यानी कि टेन थीटा कितना है? 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधा। लंब
लंब कितना है हमें ए बी, लंब दिया है हमारे पास ए बी और आधार है बी डी। ओके, टेन 45 का मान कितना होता है 1, आपको पता होगा टेन 45 का मान कितना होता है 1। ओके, और ए बी हमें कितनी दी है 15 मीटर, और बी डी तो हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगी हमारी बी डी। ओके, अब बी डी की तरह 1 में गुणा हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ से जो बी डी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 मीटर। ओके, देखिए बी डी कितनी है 15 मीटर, यानी कि ये कितनी है हमारे पास 15 मीटर। ओके, जो बी डी है आधार जो की है वो कितना है हमारे पास 15 मीटर। ठीक, अब देखिए आपको मैंने यही बताया, तो बी डी है वो ई के बराबर है। ओके, यानी कि जो बी डी है, क्योंकि ये देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में बराबर होंगी। ओके, देखिए ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर होंगी ना, यानी कि बी डी किसके ई के बराबर है। अब बी डी बराबर मेरा 15 आया, देखिए जो बी डी है, बी डी बराबर है ए ई के। ओके, देखिए बी डी ए के बराबर है, अब बी डी बराबर मेरा कितना है 15, तो ए यहाँ से ए बराबर ही कितना हो जाएगा 15। ओके, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए ए बराबर कितना है 15। ओके, क्योंकि बी डी और बी डी और ए आपस में बराबर है, यानी कि जब ये 15 है तो ये भी कितना होगा मेरा 15, ये 15 तो ये भी 15। ओके, अब देखिए हम त्रिभुज ये ले लेते हैं, त्रिभुज सी ई ए, यानी कि ए ई सी। ओके, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज। अब देखिए यहाँ लिखूंगा मैं त्रिभुज सी ई ए में। ओके, सी ई ए में टेन थीटा वाला क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब इसमें कितना है सी, तो ये सी हो जाएगा, आधार कितना है ए ई। ओके, अब देखिए थीटा कितना दिया है इस बार त्रिभुज के लिए हमें 30 डिग्री, सी ये हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है। ओके, और जो ए ई है वो बी डी के बराबर थी, कितनी है ए 15, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम 15। टेन 30 का कितना होता है हमारे पास 1/√3, और ये बराबर किसके है सी बटे में 15। ओके, 15 की तरह 1 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 15/√3 बराबर सी ई, यानी हमारे पास सी ई आ गया, यानी कि सी ई। और देखिए हमें क्वेश्चन में क्या याद करना है, जो भवन की ऊंचाई है वो सिद्ध कीजिए, भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3+√3 है। ओके, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए अब देखिए √3 नीचे इसका परिमेय कर देते हैं, देखिए कैसे, देखिए यानी ये 15√3 है, इसके √3 के ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, इसका परिमेयकरण हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा 15√3। ओके, और √3 की √3 से गुणा होगी तो कितना आएगा 3, और 3 से 3 कम 3, 3 पंजे 15। ठीक, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा सीई है, सीई वो कितना आएगा 5 इंटू में √3। ओके, यानी कि जब हम इसे 15 से सॉल्व करेंगे, देखिए 15/√3 है, √3 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो सी बराबर कितना है हमारा 5√3। ओके, यानी कि ये जो है हमारे पास वो कितना दिया है, कितना अभी निकाला हमने 5√3। ठीक, और ये 15। अब देखिए हमें क्या करनी है, भवन की ऊंचाई सिद्ध करनी की 5 और ब्रैकेट में 3+√3। अब देखिए हम कैसे करेंगे, देखिए भवन की ऊंचाई लिखते हैं हम, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है सी डी, यानी कि देखिए ये पूरा भवन है हमारा, यानी सी से डी तक हमारी भवन की ऊंचाई हो जाएगी, भवन की ऊंचाई सी डी। ओके, अब देखिए जो सी डी है उसको मैं लिख सकता हूँ सी ई प्लस डी ई। ओके, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा सी डी है ना मेरा, देखिए सी डी ये पूरी भवन की ऊंचाई होगी सी डी। ओके, अब देखिए अगर मैं सी डी है इसको मैं सी डी को मैं सी ई प्लस डी ई लिख सकता हूँ। देखिए जो सी डी है यानी जो पूरी भवन की ऊंचाई, इसको मैं सी ई प्लस डी सी लिख सकता हूँ। ओके, तो देखिए तो भवन की ऊंचाई कितनी दी है हमें सी डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा सी, सी देखिए हमने कितना निकाला सी हमारे पास 5, ये सी कितना है 5√3 प्लस डी डी, तो डी ई कितना है 15। ओके, अब देखिए तो सी डी यानी भवन की ऊंचाई कितनी आएगी,
देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3 + 3। ओके, 3 पंजे 15। इन दोनों में 5 कॉमन आ गया तो ये बचा। और यही देखिए क्वेश्चन में कहा था सिद्ध कीजिए कि, यानी कि इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिए, यानी कि CD बराबर 3 + √3। ओके, बात वही है और ये हमारा आंसर है। भवन की ऊंचाई हमें जो ज्ञात करनी थी, सॉरी, CD बराबर देखिए ये क्या है, हमारी भवन की ऊंचाई। ओके, ये हमारा आंसर है। देखिए कैसे, और हमें ये सिद्ध करना था कि जो भवन की ऊंचाई है वो 5 3 + √3 है बस। देखिए पहले आपको डायग्राम बना लेना है, जैसे कि मैंने बनाया है। ओके, हमें एक मंदिर दिया था, 15 मीटर ऊंचा मंदिर ही हमारा, और एक हमारा भवन था, सड़क के दूसरी पार एक भवन था। ओके, और मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 था, और मंदिर के यानी कि जो सॉरी, और भवन है, भवन के पाद यानी कि जो भूमि को बिंदु स्पर्श कर रहा है उसका उन्नयन कोण हमें 45 डिग्री दिया था। ओके, तो हमने पहले और ये 15 है हमारे पास, तो यही 15 होगा, और ऐसे जो BD है वो AE के बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखिए पहले त्रिभुज मैंने ABD लिया, ये त्रिभुज ABD में tan थीटा लगाया, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, इसमें लंब मेरे पास AB है, आधार कितना है BD। ओके, तो लंब बटे आधार हो गया, और tan 45, इसके लिए थीटा 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, बराबर किसके, AB। AB कितना है हमारे पास, 15, 15 बटे में BD कितना है, 15, सॉरी, देखिए AB कितने बार हमारे पास 15 था, और BD हमें निकालना था। अब BD की 1 में गुणा करी तो BD बराबर कितना आ गया, 15। ओके, और मैंने आपको बताया जो BD और AE दोनों आपस में बराबर है, यानी कि जो BD बराबर 15 है तो AE बराबर भी 15 होगा। ओके, अब देखिए हमने त्रिभुज लिया ये वाला CEA, तो त्रिभुज CE में tan थीटा बराबर क्या हो गया, CE बटे में AE। ओके, tan, इसके लिए थीटा कितना दिया हमें, 30 डिग्री, और tan 30 बराबर CE, और बटे में जो हमारे पास AE है BD के बराबर था, BD हमने निकाला 15, यानी कि AE कितना हो गया पास 15, तो AE लिख लिया हमने 15। ओके, और tan 30 का मान 1/√3, और CE बटे में 15, 15 की इधर 1 में गुणा करी तो 15 बटे में √3 बराबर CE। हमने इसको सॉल्व किया, यानी देखिए √3 का परिमीकरण किया, √3 के ऊपर नीचे गुणा करी। ओके, फिर हमने, तो हमारे यहाँ से CE बराबर क्या आया, 5 × √3। हमें एक्चुअल में ज्ञात क्या करना था, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई यानी कि C से D तक ये भवन की ऊंचाई होगी कुल हमारी, और इसको हम लिख सकते हैं CE + DC। ओके, DE, और C हमारे पास 5 √3 और प्लस D हमारे पास 15 दिया है। हमने इसे सॉल्व किया तो DC बराबर हमारी जो भवन की ऊंचाई आई वो ये आई। ओके, ये आपका सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे मिटा लेता हूँ, हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ओके, ठीक, क्रमागत की बात आ रही तो यहाँ उसका मतलब होता है लगातार। देखिए मैं भी लिखता हूँ उसमें, माना, पहले लिख देता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, माना दो क्रमागत की बात की तो माना पहला क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ओके, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक, क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। माना पहला धनात्मक, माना पहला धनात्मक, सॉरी, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ओके,
अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। ओके, देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, यानी कि लगातार, या तो आप ऐसे मान सकते हैं लगातार। जैसे गिनती में एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, ऐसी पहला एक्स है तो एक्स प्लस 1, अगर तीन का आता तो एक्स प्लस 2, अगर तीन पूर्णांक का आता तो एक्स प्लस 3, फिर एक्स प्लस 4, इस प्रकार से आगे बढ़ते। पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस 1, तीसरा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। ओके, इस प्रकार से क्रमागत यानी कि लगातार या क्रम से। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 1। ओके, अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है, इन दोनों के वर्गों का योगफल 365 के बराबर है। ठीक, देखिए प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्नानुसार देखिए, यानी कि x का वर्ग करेंगे हम, दो क्रमागत पूर्णांक, देखिए पहला क्रमागत पूर्णांक ये हो गया, दूसरा ये। ओके, यानी कि ये दो क्रमागत पूर्णांक हैं। ओके, ये दो क्रमागत पूर्णांक होगा और इनके वर्ग होगा, यानी कि इसका वर्ग और फिर इसका वर्ग, सॉरी, देखिए यानी कि इसका वर्ग और इन दोनों का वर्ग जो है, और फिर उनका योगफल किसके बराबर है, 365 के। एक क्वेश्चन में कहा है दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ओके, अब माना हमने पहला क्रमागत पूर्णांक x है और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। अब इन दोनों के वर्ग यानी कि वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों पे, और फिर इनका योग यानी कि इसको प्लस कर दिया, जोड़ दिया, और वर्गों का योगफल बराबर किसके, 365, तो हमने इसको 365 के बराबर कर दिया। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का वर्ग तो एक्स होगा। ओके, प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये x प्लस 1 के, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब इस x को हम a मान लें और इसको हम b मान लें। ओके, ठीक, तो देखिए x का स्क्वायर तो होगी प्लस a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर, और एक का स्क्वायर तो क्या होता है, एक होता है। ठीक, एक, और प्लस 2ab, 2a यानी कि 2x। ओके, और बराबर इसके 365 के। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, और दो की एक्स से गुणा करेंगे फिर इसकी एक से, तो 2x आएगा। ओके, तो देखिए ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर। ओके, देखिए एक एक्स स्क्वायर ये है और एक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x का स्क्वायर। ओके, प्लस ये कितना हमारा 2x। ओके, ये 2x आ गया, और ये प्लस का 1, और ये 365 प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 364। अब देखिए 365 माइनस का, यानी कि जो संख्या हमारी माइनस वाली बड़ी है, यानी कि हमारा साइन माइनस का आएगा, और माइनस का कितना आएगा, 364। ओके, बराबर 0, क्योंकि एक इसमें से 365 में से माइनस हो गया। अब देखिए देखिए क्या हमारा 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0 के। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, इसको सेम यहाँ उतार लिया। ओके, अब देखिए इसमें हम दो कॉमन ले सकते हैं, दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी, और दो इसमें भी आता है। ओके, यानी कि या दो इसमें से हम कॉमन ले देंगे, ले लेंगे तो देखिए आएगा हमारा, तो दो कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा हमारा, एक्स का स्क्वायर, इसमें से दो कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा। ओके, माइनस, देखिए इसमें से दो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 182। ओके, देखिए इसमें से मैंने दो कॉमन लिया, अगर देखिए ये ऐसे मानिए कॉमन लेने का मतलब होता है भाग। ओके, यही दो से इस समीकरण में भाग करते हैं, तो दो से इसमें भाग करेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें भाग देंगे दो एकम दो तो एक्स बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो 182 आएगा। देखिए 18 दूनी 36 और दो दूनी 4। ओके, इस प्रकार से, यही हमने इस प्रकार से कॉमन ले लिए दो, तो हमारा ये आएगा। तो देखिए क्या बचा हमारा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब ये दो है, इसकी हम 0 से गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182
बराबर 0। ओके, अब देखिए हमें 182 को इस प्रकार से तोड़ना है कि यानी 182 के गुणनखंड में इस प्रकार से करने हैं कि उन्हें माइनस करके, तो 182 के गुणनखंड में इस प्रकार से करने हैं कि अगर उन्हें यानी माइनस करने पर हमें ये x यानी कि 1 प्राप्त हो जाए, कुछ नहीं तो 1, और उनकी गुणा करें तो 182 आ जाए। ओके, जैसे देखिए 182 को हम कर सकते हैं, पहले यहाँ 182 हम गुणनखंड कर लेते हैं, 182। ओके, वैसे हम इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 13। ओके, क्योंकि 14 में से 13 घटाते हैं तो 1 आएगा, और उनकी गुणा करेंगे 182। लेकिन आपको मैं करके दिखाता हूँ, देखिए इधर ऐसे 182, पहले हम इसको 2 से काट सकते हैं। देखिए इसके गुणनखंड कर ही लेते हैं। देखिए तो 2 से काटने कितना आएगा हमारा, 2 निम 18। ओके, और 2 कम 2 91 बचा। और देखिए 91 कितने जा सकता है, 7 दूनी 14, 7 से, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा हमारा यहाँ 2, और 7 21, 13 बार में। ओके, और देखिए यहाँ 13 एकम 13, ये इसके गुणनखंड होगा। अब देखिए हमें 7 दूनी कितना होगा, देखिए 7 की 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, गुणा कितना 13। ओके, यानी कि हम देखिए 14 गुणा 13 करेंगे, यानी कि इनकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 182। ओके, इसी के गुणनखंड है ना ये, 7 दूनी 14 और गुणा 13, इनकी गुणा करेंगे 182 आएगा, और 14 माइनस 13 कर दें तो 1 बच जाएगा। अब बस हमें यही करना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ x का गुणांक होता है उसको हमें इस प्रकार से तोड़ना होता है कि 182 के गुणनखंड को हमें इस प्रकार से तोड़ना होता है x के गुणांक में, कि अगर घटाएं देकर एक ही हमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 आ जाए और उनकी गुणा करें तो 82। ऐसे देखिए 14 गुणा 13 करूंगा 182 आएगा, इस प्रकार से इसके गुणनखंड, और 14 में से 13 घटाऊंगा तो 1 आएगा। देखिए ओके, और ये हमारा जो ये चिन्ह होता है इससे हमें पता लग जाती है कि हमें जोड़ के लाना है या घटा के। ओके, तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस, अब इस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स तो ले लूंगा ये कॉमन, अंदर बचेगा 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 माइनस 13, और ये एक्स ले लिया ना बाहर। अब मेरा क्या चाहिए, माइनस का 182 बराबर 0। ओके, देखिए आपको फिर बता रहा हूँ 14 माइनस 13 क्यों लिखा, क्योंकि 14 गुणा 13 182 हो जाएगा, नहीं तो मैं लिख तो 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2 इस प्रकार से भी लिख सकता था। ओके, देखिए तो क्या बचा हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 14 की गुणा एक्स से करेंगे 14x, माइनस 13 की एक्स से करेंगे तो 13x, माइनस 182 बराबर 0। ओके, देखिए यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ 14x है। ओके, यानी कि इन दोनों में, अब देखिए पहले इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, फिर इसमें और इसमें। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा यहाँ भी देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह है। ओके, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा x, तो x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचा हमारा x, x का स्क्वायर था, देखिए यहाँ यानी कि x का स्क्वायर यानी कि 2x है, x की पावर 2। ओके, तो एक बाहर आ गई और एक अंदर बच गई। ओके, प्लस, अब यहाँ से एक x कॉमन आ गया, कितना बचा हमारे पास 14। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले देखिए माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर, तो एक तो इनमें माइनस कॉमन है। ओके, माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी। अब देखिए तो एक चीज हमने माइनस कॉमन ले ली, और देखिए 182 गुणनखंड में 13 आता है, यानी कि इसमें 13 भी, 13 इसमें भी आ सकता है, 13 यहाँ भी, यानी 13 भी कॉमन है इसमें। ओके, और माइनस कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ से 13 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x, माइनस हमने कॉमन लिया, अंदर अंदर किसका साइन आएगा, प्लस का। ओके, और देखिए इसमें से जब 13 कॉमन आएंगे, 182 में से 13 कॉमन आएंगे तो कितने बचेगा, 14। तो ये हमने लिख लिए हैं 14, और ये बराबर किसके, 0 के। तो देखिए अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा, 182 को लिख सकते हैं 14 गुणा 13, ठीक, जिसमें से 13 हमने ले ली कॉमन दोनों में से, और फिर अंदर के बच्चे का 14, और माइनस कॉमन ले ली तो अंदर साइन किसका आएगा, प्लस का। तो देखिए ये हम, अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बचा, x माइनस 13, एक्स माइनस 13। देखिए जो अंदर ब्रैकेट के मानेंगे, जो बाहर है वो बच गया, उसको हमने एक ब्रैकेट में अलग लिख लिया, और जो कॉमन पार्ट है उसको अलग लिख लेंगे। कॉमन क्या हमारा x प्लस 14, x प्लस 14। ओके, x प्लस 14 बराबर 0। देखिए आप, यानी कि ये द्विघात समीकरण बनी, अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे जो अंदर के ब्रैकेट है, अगर मतलब इसमें एक चीज कॉमन आएगी, देखिए ऐसी x प्लस 14 दोनों तरफ कॉमन है, अगर ये कॉमन आया तो आपका सवाल सही है। ओके, देखिए तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार x माइनस 13 बराबर 0 करूंगा। ओके, और एक बार x प्लस 14 बराबर 0 करूंगा। तो देखिए
यहाँ से x बराबर कितना आएगा, ये 13 माइनस के अंदर जाएगा तो प्लस में, यानी एक x का मान कितना है हमारा 13। और देखिए यानी अब यहाँ से x बराबर कितना आएगा माइनस का 14। ओके, कोई प्लस का 14 इधर जाएगा जीरो के तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक x का मान हमारा x बराबर 13 आया और एक x बराबर माइनस का 14 आया। अब देखिए इसमें सही कौन सा है, क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा गया है धनात्मक पूर्णांक। ओके, यानी कि ऋणात्मक वाला, इधर की ये माइनस से नंबर जाना, ये तो ऋणात्मक, यानी कि ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक में आ रहा है। और इसमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है हमें कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक कितना है हमारे पास 13, यानी कि x का मान कौन सा सही है, ये वाला, क्योंकि ये धनात्मक है और वो ऋणात्मक है, इसलिए हमारा वो सही नहीं है। तो देखिए हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो देखिए पूर्णांक, पहला पूर्णांक तो हमने x ही माना है, देखिए पहला पूर्णांक हमने कितना माना x। ओके, तो यहाँ से जो पहला पूर्णांक है वो तो x, और x बराबर कितना आ गया हमारा 13, यानी कि पहला तो कितना हो गया 13। ओके, और दूसरा हमने x प्लस 1 माना है। अब देखिए x का मान कितना है 13 और प्लस 1, यानी कि दूसरा कितना हो जाएगा 14। देखिए x कितना है 13 और प्लस 1, तो दूसरा कितना आ जाएगा हमारे पास 14। ओके, यानी कि जो दो पूर्णांक है जिनके वर्गों का योगफल हमें कितना दिया है 365 दिया है, वो कौन कौन से, एक 13 है और एक 14 है। अब इन दोनों को वर्ग करके जोड़ भी सकते हैं, आपका 365 आएगा। ओके, कर भी सकते हैं। देखो 13 का वर्ग, देखिए 13 का वर्ग कितना होगा 169 और 14 का 196, इन दोनों को जोड़ोगे 365 आएगा। ओके, यानी कि बेहद पूर्णांक, बेहद धनात्मक पूर्णांक, और क्रमागत भी है। देखिए पहले 13 है, दूसरे 14, यानी कि एक के बाद एक है, पहले 13 उसके बाद 14, इस ये होता है क्रमागत का मतलब, अगर एक 13 है तो एक 14। ओके, यानी कि 13 के बाद अंक आएगा, और धनात्मक भी दोनों, ये भी और ये भी। ओके, तो इनके वर्गों का योगफल कितना है दिया करोगे आप तो 365 के बराबर आएगा, बस ये हमारा आंसर है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 13 यानी 14, ये हमारा आंसर है। ओके, इस टाइप से जो दो पूर्णांक कौन से 13 और 14। नमस्कार, जय हिंद, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।